देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जो है वो जारी है। आज 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान करवाए जा रहे हैं। मतदान शुरू होते ही वोटिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहानाबाद के काको प्रखंड में 14 पंचायतों के 6 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से 4 पदों पर ईवीएम तो वहीं 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से वोट डाले जा रहे हैं। मनीष कुमार नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। मनीष, बताइए पंचायत चुनाव की ये जो वोटिंग है वो कैसी चल रही है? देखिए, वोटिंग में अब बिहार में पहले जो वोटिंग होती थी ताबिश, तो आप भी जानते हैं कि उसमें हिंसा से खबरें बनती थी। हिंसा अब एक तरह से वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, एक तरह से अब वो किंवदंती हो गई है, इतिहास का हिस्सा हो गई है। जहाँ तक ये पंचायत चुनाव का सवाल है, निश्चित रूप से जब कोरोना का दौर चल रहा है या तीसरे दौर की आशंका है, वैसे में बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव कराने का ये बड़ा जोखिम लिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। ये जो आज शुरू हुआ है, नवंबर के अंतिम हफ्ते में जो है इसका समापन होगा और जैसे जैसे मतदान होता जाएगा, काउंटिंग की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले क्या होता था कि जब तक पूरी तरीके से मतदान के कार्य पूरा नहीं होता था तब तक काउंटिंग नहीं शुरू किया जाता था। इस बार कोरोना के मद्देनजर ये विशेष एक तरह से निर्देश दिया गया है कि वहाँ का काउंटिंग भी करा के आप रिजल्ट दे दें, जिससे कि पंचायती राज का जो काम, जो ये आशंका व्यक्त की जाए, पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि ये चुनाव ऑलरेडी 6 महीने का विलम्ब हो चुका है। इससे इस चुनाव को और ज्यादा टाला ना जाए। साबित शुक्रिया मनीष जी सब जानकारी के लिए आपका। तो पंचायत चुनाव का पहला चरण है जिसके लिए वोटिंग की जा रही है, जिसके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि कोरोना का वक्त है तो एहतियात भी बहुत जरूरी है। और जैसे कि मनीष जी बता रहे थे, एक लंबी प्रक्रिया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए जो काउंटिंग है वो भी साथ में की जाएगी, ताकि काम जो है वो तरीके से सुचारू रूप से साथ साथ चलता रहे। एक लंबा चुनाव ये होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षी योजना नल से हर घर को जल को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस योजना की बंदरबात के खुलासे के बाद बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी थी, लेकिन वो कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बचाने की जगह तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना, मुख्यमंत्री इतने डरपोक और कमजोर, माफ कीजिएगा अगर हम मुख्यमंत्री को डरपोक और कमजोर कह रहे हैं तो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये जो सारी कार्रवाई है ये यही दिखाता है कि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और कमजोर हैं। और हमने तो पहले भी कहा था ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए चाहे CCC क्राइम, कम्युनिज्म, करप्शन से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो भी मुख्यमंत्री तैयार हैं। तो इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री और जो बिहार सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर है। वहीं तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। झूठी बातों को प्लांट करके और मुझे और मेरे सरकार को जो बदनाम करने का साजिश है, इस साजिश को पूरी जनता समझ रही है। ना मेरे परिवार का, ना मेरे ससुराल के परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल है। इस तरह के मतलब कि हल्के आरोप को लगाना और इसके घोटाला का नाम देना,
तो मैं तो जानता हूं आखिर उनके जुबान पर बार बार घोटाला शब्द क्यों आ रहा है, ये बिहार की जनता समझ रही है। झारखंड के आदिवासी छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका सपना पूरा करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के जरिए इसके तहत हर साल झारखंड के 10 आदिवासी छात्र विदेश में उच्च शिक्षा लेने जाएंगे और इस कड़ी में अनुसूचित जनजाति के 6 छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए चुने गए। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा पाएंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना पाने वाले छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित किया। राज्य के हमारे छात्र छात्राएं अब यूके में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा लेंगे, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। ये पहली प्रयास थी और मुझे लगता है कि आने वाला समय में बड़े पैमाने पर बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों में मास्टर डिग्री और एमफिल की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस और उनके रहन सहन का खर्चा दिया जाएगा। इसके लिए हर साल झारखंड के 10 अनुसूचित जनजाति के छात्र चुने जाएंगे। इस साल 6 छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है, जो सितंबर में इंग्लैंड के 5 अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने जा रहे हैं। एक छात्र पहले ही इंग्लैंड जा चुका है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई करेंगे। हालांकि ये लड़का बहुत पहले से कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मैं लोन लेकर के भी जाऊंगा तो जाऊंगा। ये तो इंसिडेंटली बीच में स्कॉलरशिप का प्रोविजन आ गया, तो इससे तो मेरी लॉटरी खुल गई। विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होने पर सभी छात्र छात्राएं बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि इससे आदिवासी समाज के अन्य छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं इन छात्रों के अभिभावक भी सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये स्कॉलरशिप की। थैंकफुली झारखंड सरकार ने, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो स्कॉलरशिप निकाला, जिसके चलते हमने इसमें अप्लाई किया एंड फाइनली हम शॉर्टलिस्टेड हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री लेने के लिए। इस स्कॉलरशिप स्कीम में मेरे सिलेक्शन को लेके मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू स्टेट गवर्नमेंट एंड हेमंत जी कि उन्होंने ये मौका हमें प्रदान किया। चुने जाने वाले छात्र भूजल परिवर्तन से लेकर कलात्मक लेखन और ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज जैसे विषयों की पढ़ाई करेंगे। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में लोहे की जाली की वजह से आग से घिरी एक महिला की मौत बालकनी में ही हो गई। इसके बाद नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि बालकनी में ग्रिल लगाना या फिर इस तरह के दूसरे बदलाव लाना बगैर इजाजत के अब गैर कानूनी होगा। मंगलवार को लगी इस आग में एक महिला की मौत हो गई। उसे बालकनी में लगी ग्रिल की वजह से निकाला नहीं जा सका। अब बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने आदेश दिया है कि बेंगलुरु में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के बाद बालकनी में किसी तरह का बदलाव नहीं लाया जा सकेगा। किसी बदलाव के लिए इजाजत लेनी होगी। So normally when the occupation certificate they will got. हमने मंगलवार को हुई घटना को ध्यान में रखते हुए यह आदेश निकाला है। कोशिश होगी कि पूरे राज्य में ऐसा ही कानून लागू किया जाए। Last 2 days back happened. ये ग्रिल महिला के लिए ऐसा पिंजरा बन गया जहां बाहर निकलने का दरवाजा नहीं था। आसपास के फ्लैट्स में भी ऐसी ही किलेबंदी दिख रही है। तकरीबन 6 साल पहले हुए फायर ऑडिट में एक अनुमान के मुताबिक ज्यादातर अपार्टमेंट्स में नियमों की अनदेखी पाई गई थी। अब हादसे के बाद एजेंसियां नए नियम ला रही हैं। ऑर्डर इज नॉट ए प्रॉब्लम। इस नियम को लागू करने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि एजेंसी को काम करने के तौर तरीकों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। Our owner and BBMP, that is the transparency is there, that is better. जाहिर है कि बिल्डर्स एसोसिएशन का इशारा लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की तरफ है। सिर्फ आदेश जारी कर देने से लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती।
जरूरत है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के बाद समय समय पर ऑडिट करने की, ताकि यह पता चल सके कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।